10th क्लास मैथ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर को आज खासकर वास्तविक संख्याएं जो है उस चैप्टर को मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे। इंट्रोडक्शन कराने के बाद मतलब चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए, किस किस मतलब चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, और क्या क्या ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात कि आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ये सब मालूम हो तो ज़्यादा सटीक रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास इससे पहले भी प्राकृत संख्या पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहने के मतलब कि अगर देखा जाए तो हम काउंटिंग अगर करते हैं, जो भी गिनती गिनते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर कर के अनंत तक चले जाते हैं। तो प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि गिनती में जितना भी संख्याएं आती है, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर सकते हैं। अब प्राकृत संख्या जो हम लिखे हैं तो कुछ न कुछ एक हमको ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ हमको कमी यहाँ पे एक चीज़ का खल रहा होगा। वो कमी क्या है कि सर सब कुछ तो लिख रहे हैं, ऐसे कर कर के आप 10, 15, 20, 25 ऐसे चले जाइएगा, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे कमी दिख रहा होगा। वो कमी क्या है? जीरो। इसमें जीरो नहीं हम लिए, तो जीरो नहीं लिए तो अगला जो मेरा होगा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो भी होगा इसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे, यानी काउंटिंग यानी गिनती का जो संख्या था उसमें जीरो लगा देते हैं तो कौन सा संख्या बन जाता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर कैसा नंबर बन जाता है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। पूर्णांक अगर कहें, पूर्णांक कहें तो पूर्णांक वो होता है नंबर ही। और कैसा नंबर? आपको जो अभी तक हम पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यही होता है। बस पूर्णांक संख्या में हम चिन्ह को लगाते हैं, एक प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से इंडिकेट कर देते हैं। यानी चिन्ह के साथ अगर हम इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस सब इंक्लूड हो जाए, उसको कहते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, जिसको जेड से सूचित करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे चलते जाएं, अनंत से चलते आ रहे हैं, आ गए -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे। इधर भी अनंत से आ रहे हैं। यानी यहाँ तक देखिए कि ये जो नंबर आ गया, ये नंबर हो गया ऋणात्मक नंबर। ये नंबर ऋणात्मक नंबर हो गया, ऋणात्मक। और आप यहाँ जो देख रहे हैं इधर का जो नंबर है, ये नंबर हो गया धनात्मक। धनात्मक यानी ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इसी पर अगर हम बात करें जीरो का, तो जीरो ना नेगेटिव कहलाता है ना पॉजिटिव कहलाता है, जीरो जीरो ही रह जाता है। इसका कोई हम चिन्ह से इंडिकेट नहीं करते हैं। तो जीरो के पहले के जो संख्या आता है नेगेटिव, जीरो के बाद का जो संख्या है पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। परिमेय की बात करें, परिमेय कहने का मतलब कि जो भी संख्याएं
अभी तक हम पढ़े हैं वो सब परिमेय में आ जाएंगे। यानी प्राकृत संख्या कहा जाए ये भी परिमेय होगा, पूर्ण कहा जाए ये भी परिमेय होगा, पूर्णांक कहा जाए ये भी परिमेय होगा। तो परिमेय को दर्शाने के लिए एक सिंपल सा आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि P बटे Q, P बटे Q। तो P कहने का मतलब कि P जो होगा वो हमेशा P 0 से बड़ा होते पूर्ण संख्या होते जाएगा और पूर्णांक, और इसका बात करें तो ये भी पूर्णांक, यानी ये पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक तो होगा दोनों, लेकिन अगर हम किसी भी पूर्णांक संख्या में 5, 4 या कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, माइनस ले प्लस ले, और उसमें 0 से भाग देते हैं तो कभी नहीं कटता है। इसी वजह से ये नहीं कटता है तो इसको हम अनंत कह देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, P का वैल्यू पूर्णांक तो होगा, लेकिन Q का जो वैल्यू है वो भी पूर्णांक होगा, लेकिन 0 के अलावा जितना भी पूर्णांक आएगा सब होगा। किसके अलावा? 0 के अलावा, यानी 0 के अलावा, 0 के छोड़कर जितना ही पूर्णांक आएगा Q कहलाएगा, और P सभी पूर्णांक हो सकता है। यानी P बटे Q में तो लिखें, लेकिन P पूर्णांक हो और Q भी क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन ऐसा पूर्णांक जिसमें 0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सब पूर्णांक हो। अब देखते हैं, यहाँ अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हम 1, 2 जो भी हम लिखे हुए हैं सब के नीचे में 1 लगा दें तो नहीं कुछ है, तो इसके मतलब कि 1 तो नीचे में सबके रहता ही है, तो लगा देते P बटे Q के रूप में होगा कि नहीं हो गया? सब P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q। यानी कहने के मतलब कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा, और सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उसी तरह से बात करें यहाँ पे कि हम ले लेते हैं 5 बटे 3, तो 5 भी पूर्णांक 3 भी पूर्णांक, ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। वही अगर हम बात करें 5 बटे 2, 5 भी पूर्णांक 2 भी पूर्णांक, ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है कि इसको अगर हम काटते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको भी काटते हैं पॉइंट में आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2.5। यानी परिमेय कहने का मतलब कि पॉइंट नंबर भी, यानी दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगा, बशर्ते जैसे दशमलव का कहीं ना कहीं अंत हो। जैसे कहने का मतलब कि 2.532685886 ऐसे कर करके कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाता है, मान लेते हैं रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन कोई कोई क्या है कि जिसका अंत नहीं होता है, जैसे कहने का मतलब कि 8.56528623 ऐसे करके नंबर बदलते जा रहा है, अंत ही नहीं है, तो ऐसे जो संख्या आएंगे वो परिमेय नहीं होंगे, वो अपरिमेय हो जाएंगे। अगर नंबर बार बार रिपीट करे तो उसको रेकरिंग के द्वारा शांत कर देते हैं, रेकरिंग देके, वो भी परिमेय में ही आते हैं। वही अगर हम बात करें अपरिमेय का, तो परिमेय अपरिमेय में एक कॉमन चीज समझिएगा कि ये दोनों का कॉमन ये है कि ये P बटे Q में तो होगा और ये P बटे Q में नहीं लिखा जा सकता, यानी नहीं होगा। अब P बटे Q में क्यों नहीं होगा? P बटे Q कहने का मतलब कि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, Q 0 के अलावा सब पूर्णांक है। यहाँ P कहने का मतलब कि P भी पूर्णांक होना चाहिए,
पी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, जीरो के अलावा सब पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम इसका बात करें √3, तो √3 की अगर हम बात करते हैं तो √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कहने के मतलब कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि सब के नीचे एक छिपा रहता है, यानी इसके नीचे भी एक छिपा है, तो अगर हम इसके नीचे भी बोल दें कि एक छिपा हुआ है, तो ये तो P/Q के रूप में आ गया। तो P/Q के रूप में आ गया, लेकिन इसमें कंडीशन था कि P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो √3 जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू Z, यानी जो P का जो वैल्यू है वो Z के बराबर नहीं है। तो जब Z के बराबर ही नहीं तो P/Q में थोड़ी हो गया। इसके मतलब कि यह परिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसका अपरिमेय का, तो एक और बात बोले कि अपरिमेय में ही दशमलव को शांत नहीं किया जा सकता है, यानी अशांत तक चलते रहे वो अपरिमेय कहलाएगा। इसी में एक और हम बात करें, एक और बात क्या करें कि अगर इसको हम कहें कि एक पाई का हमेशा मसला आता है कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, इस हमेशा बात चलते रहता है इस पर। तो इस बात को हम जानते हैं कि पाई जो है अपरिमेय है, अपरिमेय इरेशनल नंबर। लेकिन वही पाई का अगर हम वैल्यू देखें तो होता है 22/7। तो सर 22/7 कहने के मतलब कि 22 भी एक पूर्णांक संख्या है, 7 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो 22/7 तो परिमेय हो गया। तो आप पाई को बोल रहे हैं अपरिमेय और इसी का वैल्यू को बोल रहे हैं परिमेय, ये तो वही बात हो गया कि या तो एक गलत है या तो एक गलत है, दोनों में कोई ना कोई तो गलत है। तो हम लोग को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये गलत पढ़ाया गया है। पाई का वैल्यू 22/7 लगभग होता है, पूरा बराबर नहीं होता है, यानी पाई का जो वैल्यू होता है लगभग 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। तो लगभग 22/7 कहने के मतलब कि एक हम लगभग नंबर ले लिए हैं जो कि परिमेय है, और जो पाई है वो खुद क्या है, अपरिमेय है, यानी ये क्या हो गया, परिमेय। बात समझे? अब देखिए अभी तक जितना भी हम पढ़े, जितना भी चर्चा हुआ रूट का, P/Q, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, जितना भी चीज हम अभी तक पढ़े वो सब मेरा कहलाएगा वास्तविक संख्या। सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। और जब वास्तविक संख्या कहला गया तो पढ़ना भी हमको यही है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमको परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत सब क्लियर होना चाहिए। तो पाई को लेकर ज्यादा घबराने की यही नहीं है, पाई नॉट इक्वल टू 22/7 लिख लेना। और इसी तरह से एक बात और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कहने का मतलब नेचुरल नंबर एन से इंडिकेट कर सकते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, इंटीजर नंबर को जेड से इंडिकेट कर सकते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को क्यूसी से, और रियल नंबर को आर से। इस सब का इंडिकेशन जो भी है जिसको संकेत बोलते हैं सब इंडिकेट कर चुके हैं। इसी का अगर बात करें तो इतना होने के बाद अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर पे, चैप्टर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हम जितना आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले का जो काम करना था उसको क्लियर कर दिए। जैसे कहने का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब जो भी था सब क्लियर कर दिए। अब चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर में पहला पॉइंट कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहने के मतलब कि वो कहना क्या चाहता है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये बुक में भी है। इससे पहले हम कुछ बताते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। इससे पहले ये चारों पर ध्यान देते हैं। इस चारों पर कैसे ध्यान देते हैं, बात समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सिंपल हम लोग जो भाग पढ़े हैं उस तरह से ही चारों भाग हैं, भाग देना है। यहाँ पे 24 है जिसको 5 से भाग लगाना है, यहाँ पे 19 है जिसको 8 से भाग लगाना है, और यहाँ पे 36 है जिसको 9 से भाग लगाना है, और यहाँ पे 9 है जिसको 12 से भाग लगाना है। अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा आपको शॉर्ट कर रहा हो कि 9 में 12 से कैसे भाग लगेगा। अभी तक तो सुने थे कि बीच में 12 संख्या रहता है, इधर छोटा संख्या रहता है, लेकिन ये तो नए हो गया, बीच में ही छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, ये भी सीखेंगे। 5 से भाग लगाते हैं तो सिंपल सा 5 5 चौके 20, 4 आ गया। यहाँ पे 8 से 8 दूनी 16, 3 आ गया, और यहाँ पे 9 से 9 चौको 36, 0 आ गया, और यहाँ पे 12 से 12 से तो कटेगा नहीं, तो 12 से नहीं कटेगा तो पॉइंट में भी नहीं लेता है, क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे ऐसे हम लोग भाग लगाते हैं तो पॉइंट में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमेयिका जब हम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट में भाग को नहीं लेना है। तो पॉइंट में बिना लिए हुए कैसे करेंगे, तो 0 मर्तबे लगा देंगे, क्योंकि 12 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 मर्तबे लगा देंगे तो हो जाएगा 0। जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 9, हो जाएगा। यानी 12 0 बार में पढ़े तो 0 आया, शेषफल कितना आ गया 9, शेषफल कितना आ गया 9। इसका सीधा मतलब समझिए कि सब में कुछ ना कुछ शेषफल बचा है, नहीं बचा है तो 0 बचा है। जैसे इसमें बात करें तो ये शेषफल है, तो ये शेषफल है, तो ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। उसी तरह से इसमें होगा, उसी तरह से इसमें तो यहाँ पे हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ते हैं तो काम तो बचपन वाला ही करते हैं, काम वही करते हैं, सेम टू सेम काम वही करते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या आ जाता है ना कि भाजक को B से सूचित कर देते हैं, भाज्य को A से सूचित करते हैं, और भागफल को Q से सूचित करते हैं, और शेषफल को R से सूचित करते हैं। तो हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य बराबर यानी इसके बराबर हो गया, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ते हैं तो बीच वाला प्राप्त हो जाता है। यानी भाज्य कहने का मतलब कि A और A के जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है, इसको दोनों को गुना करके भाजक 5 यानी B, और गुने इसको तो Q, अब प्लस में क्या लिखेंगे R, यानी A बराबर BQ प्लस में क्या हो रहा है R। और एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी
ए जो है भाजक, वो शेषफल से, जो शेषफल होगा उससे ये बड़ा ही रहेगा, यानी भाजक से हमेशा शेषफल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। भाजक से शेषफल क्या रहेगा, छोटा, यानी शेषफल से हमेशा बड़ा कौन रहेगा, भाजक। यानी कहने के मतलब कि शेषफल यानी आर जो है, आर हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से, यानी बी से छोटा होगा। एक बात और, शेषफल छोटा होगा तो ये तो बात सही है, लेकिन शेषफल सर जी यहाँ तो 0 है, सॉरी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। तो यहाँ पे देखें कि 8 से 3 छोटा है, 9 से 0 छोटा है, 12 से 9 छोटा है, यानी 20 से हमेशा आर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं आर मतलब छोटा रहेगा हमेशा 20 से। और आर का वैल्यू कहीं कहीं 0 भी तो है, तो कहेंगे कि आर का जो वैल्यू रहेगा, आर का जो वैल्यू रहेगा वो 0 के भी बराबर रहेगा, हो सकता है, और 0 से बराबर हो सकता है, और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, दोनों में कोई कंडीशन हो सकता है। ये दोनों का अगर हम इंक्लूड करने की बात करें तो कहेंगे कि 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है कौन, आर, और आर से हमेशा बड़ा कौन होता है, बी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा बी। और ये जो दोनों बात आप समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बात समझें, यानी बचपन में जो हम लोग भागा पढ़े हैं वही भागा 10th में आके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बन गया। अच्छा सर, इससे करेंगे क्या, आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया, इससे करेंगे क्या? तो कभी तक क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, तो भाग देंगे, सिंपल। इसे क्या करना है, भाग देना है। इसके मतलब कि भाग पढ़ने के लिए वो नया रूल लगाया गया, कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खासकर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर से बड़ा होगा बी। अब देखिए, बात समझिए क्या। अब इसमें क्या है कि अगर हम कहते हैं कि अब तो इतना समझा दिए, इसको भी समझा दीजिए लिखे क्या है। तो लिखा हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या बाबूरे, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक। कैसा, धनात्मक। यानी 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी, ए एवं बी, यानी ए और कौन, बी, 2 को हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे। अगर वो 2 पूर्णांक है तो उसका जो हल करेंगे तो हल करने पर पूर्ण संख्या आएगा जो Q और R के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, Q और R के रूप में होगा। तो पूर्ण संख्या आएगा, हम ले रहे हैं क्या, पूर्णांक ले क्या रहे हैं, और आ क्या रहा है, पूर्ण आ क्या रहा है, पूर्ण आ रहा है, आ क्या रहा है, पूर्ण। अब देखो बात समझना, पूर्ण आ रहा है तो अभी हम पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या कहने के मतलब, पूर्ण संख्या इसके मतलब है कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके चला जाएगा। इससे सीधा सीधा ये बात पता लगता है कि Q और R का वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी Q या R नॉट इक्वल टू ऋणात्मक। Q और R कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो क्या सर बात की सही है क्या,
तो यहाँ पर देखिए तो ए बराबर बी क्यू, क्यू किसको कहते हैं, भागफल को। तो ए ऋणात्मक है क्या, 4 ऋणात्मक है, 4 ऋणात्मक है। यहाँ पे अलग बात है कि दोनों 4 ही आ गया, शेषफल भी और भागफल भी, ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। ये 2 ऋणात्मक है, 3 ऋणात्मक है नहीं, यानी सिंपल समझिए कि Q और R कहीं भी ऋणात्मक नहीं होगा। वो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो, क्या होगा, पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या में 0 आएगा ना, 0 भी आ सकता है, तो Q और R का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आज का क्लास यह है, अब स्टॉप करते हैं, अगला दिन पढ़ाएंगे आपको जो भी है, इसके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, प्रश्नावली में चलेंगे।